नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों के बारे में अपन बात करें तो संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या के बारे में बात करें तो वर्तमान में है 12 अनुसूची, जबकि अपन बात करें मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। यानी 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में 4 अनुसूचियां समय समय पर जोड़ी गई हैं। अब अपन बात करते हैं एक एक अनुसूची के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची के बारे में अपन बात करें तो इसमें दिया गया है संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। संघ राज्य क्षेत्रों के उल्लेख के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया कि वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब चीज़ों का, उनकी राजधानियां, इनका उल्लेख जो किया गया है वो पहली अनुसूची में किया गया है। भारतीय संघ की अगर हम बात करें तो भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो, आपको पता होगा 2014 में तेलंगाना को जब राज्य बनाया गया था तो तेलंगाना को राज्य बनाए जाने के बाद में भारत में 29 राज्य हो गए थे। लेकिन इसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन करके जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद में भारतीय संघ में राज्यों की संख्या रह जाती है 28 और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे और 2 और बढ़ा दिए तो हो गए थे 9। लेकिन इसके बाद में उसी समय दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर के एक बार फिर से 1 कर दिया। तो इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या रह जाती है 8। तो इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय संघ की अगर हम बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यहाँ से अपन बात करें दिल्ली के बारे में, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली के बारे में अपन बात करें तो 69वां संविधान संशोधन 1991 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। यहाँ पे क्या होता है, एनसीआर क्षेत्र में जितनी भी विकास योजनाएं जो चलाई जाती हैं, सारा का सारा जो प्रशासन होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के अधीन। अपन बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में राजस्थान के 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर, जो एनसीआर में शामिल हैं। इसके अलावा झुंझुनू जिले को अभी एनसीआर में शामिल करने का विचार है, वो संसद में विचाराधीन है। तो पहली अनुसूची के बारे में अपन बात करें, एक बार मैं फिर से मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संघ राज्य क्षेत्रों का, यानी वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब बातों का यहाँ पे उल्लेख है, उनकी राजधानियाँ। इसके अलावा दिल्ली को जो एनसीआर घोषित किया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। इसके आधार पर अपन बात करते हैं कि भाषाई आधार पे जो राज्यों का गठन हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश।
जिसका गठन किया गया था 1953 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन किया गया था 1953 में। इसके बाद में आपको पता होगा 1960 में बम्बई प्रांत को तोड़ करके 2 राज्य बनाए गए थे। गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात और मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य बनाया गया। इसके बाद में अपन यहाँ से बात करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची के बारे में बात करें तो दूसरी अनुसूची में उल्लेख दिया गया है जितने भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद और पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का जो उल्लेख है, संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों का उल्लेख, वेतन और भत्तों का जो उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। वेतन और भत्तों के बारे में अपन बात करें, जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, उपराष्ट्रपति का वेतन है, प्रधानमंत्री का वेतन है, इन सब चीज़ों का वर्णन है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। यहाँ से देखो मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूँ, अगर आपसे इतना पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, कोई वेतन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अपन ने बात की थी, जब अपन ने संविधान के स्रोत पढ़े थे उस टाइम में अपन ने बात की थी कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और लेने के बाद में पता चला कि उपराष्ट्रपति का तो कोई कार्य ही नहीं है, कोई कार्य नहीं है, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का संवैधानिक सभापति बनाया गया। उपराष्ट्रपति को क्या बनाया गया? राज्यसभा का सभापति। और उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो केवल आपसे इतना ही पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, तो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तो तीसरी अनुसूची में दी गई है शपथ, यानी जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, संवैधानिक पदों के लिए जो शपथ का प्रावधान किया गया है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो शपथ दिलवाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ जो दिलवाई जाती है वो प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलवाई जाती है। किसके द्वारा? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। इसके बाद में अपन बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। अनुसूची चौथी, चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें हैं, इन सारी चीज़ों का जो वर्णन है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो यहाँ से अपन बात करें राज्यसभा में 50 लाख की जनसंख्या तक, 50 लाख की जनसंख्या तक प्रति 10 लाख लोगों पर, प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुनाव होता है। इसके बाद प्रति 20 लाख की वृद्धि पर, प्रति 20 लाख की वृद्धि पर एक अतिरिक्त सदस्य चुना जाएगा। एक अतिरिक्त सदस्य चुना जाएगा। समझे ना आप मेरी बात को? इसका मतलब ये है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है? 50 लाख, तो 50 लाख की जनसंख्या तक प्रति 10 लाख लोगों पर कितने सदस्य का चुनाव होगा? एक सदस्य का। तो 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुनाव, फिर 10 लाख पर एक का,
फिर 10 पर 1 का, 10 पर 1 का और 10 पर 1 का, यानी 50 लाख की जनसंख्या तक कितने सदस्यों का चुनाव हो गया? 5 सदस्यों का चुनाव। इसके बाद में लिखा गया है कि प्रति 20 लाख की वृद्धि पर, प्रति 20 लाख की वृद्धि पर एक अतिरिक्त सदस्य चुना जाएगा। अब बात ये नहीं कि 20 लाख जनसंख्या और बढ़ गई तो 2 सदस्य चुने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा कि 50 लाख की जनसंख्या जो है वहाँ पे कितने सदस्यों का चुनाव होता है? 5 का। अब जनसंख्या में वृद्धि हुई कितने लाख की? 10 लाख की, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 60। लेकिन अब भी सदस्य कितने चुने जाएंगे? 5। फिर 10 लाख की जनसंख्या बढ़ी, टोटल जनसंख्या कितनी हुई? 70। अब 70 लाख की जनसंख्या होते ही इधर से एक अतिरिक्त सदस्य बढ़ा दिया जाएगा। तो प्रति 20 लाख की वृद्धि पर, यानी 50 लाख के बाद में अगर 20 लाख सदस्य और बढ़ते हैं तो 20 लाख सदस्य बढ़ने के बाद में एक अतिरिक्त सदस्य का वहाँ पे चुनाव और कर लिया जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में दिया गया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए, जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान, विशेष प्रशासनिक प्रावधान, यानी जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति, SC और ST जो हैं, इनके लिए, जो पिछड़ी हुई जातियाँ, इनके लिए संविधान में कुछ विशेष प्रशासनिक प्रावधान किए गए हैं। इन लोगों को कुछ रियायतें यहाँ पे दी गई हैं। तो इनका वर्णन जो दिया गया वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है? 5वीं अनुसूची में दिया गया। फिर अपन बात करते हैं 6ठी अनुसूची के बारे में। 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। कितने राज्यों के बारे में? 4 राज्यों के बारे में। वो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के विशेष प्रशासनिक प्रावधान जो किए गए हैं, 4 राज्यों की जो अनुसूचित और जो पिछड़ी जातियां हैं, इन पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान किए गए 6ठी अनुसूची में। इसके बाद में अपन बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। सातवीं अनुसूची बात करेंगे। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में किया गया है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन के बारे में अपन बात करें तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियों का उल्लेख है? 3। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर सरकार के कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार के पास। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार के पास। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र प्लस राज्य दोनों के पास, दोनों के पास। यहाँ पे देखो क्या होता है, समवर्ती सूची पर दोनों सरकार कानून बना सकती हैं अगर, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा बनाए गए कानून में अगर कोई गतिरोध पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा? मान्य होगा। इसके बाद में, इसके अलावा हम बात करें तो राज्य सूची के विषय में राज्यसभा को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। किसको? राज्यसभा को।
यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को दे सकती है। यानी अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है वो किसको दे सकती है? केंद्र सरकार को दे सकती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में है भाषाओं का उल्लेख। इनका उल्लेख है भाषाओं का उल्लेख। तो यहाँ से अपन इसके बारे में बात करें तो वर्तमान में संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। इसके अलावा बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। यहां से अपन एक बात और करते हैं कि त्रिभाषी फार्मूला जो अपनाया गया था भारत में, त्रिभाषी फार्मूला जो अपनाया गया था वो 1967 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1967 में। त्रिभाषी का मतलब है कि आप देखो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स का जो पेपर होता है वो 3 भाषाओं में आता है। कितनी भाषाओं में आता है? 3 भाषाओं में। एक हिंदी में, एक इंग्लिश में, और तीसरा आपकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसकी क्षेत्रीय भाषा में आता है। अब बात करेंगे, बोले सर अपने राजस्थान में तो नहीं आता। तो बेटा राजस्थान में इसलिए नहीं आता क्योंकि राजस्थान की जो वो भाषा वो कौन सी है? हिंदी है। क्योंकि अपनी राजस्थान की जो क्षेत्रीय भाषा है राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा को संविधान में अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए अपना पेपर है वो 2 ही भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद में अपन बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं जो अनुसूची है वो संविधान में बाद में जोड़ी गई है। यानी पहले संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, फिर समय समय पर 4 और जोड़ी गई। तो सबसे पहले जोड़ी गई जो अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में दिया गया है भूमि सुधार कानून। क्या दिया गया है? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो यह संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में इसे जोड़ा गया है। इसके बारे में बात करें तो इसमें उल्लेख है भूमि सुधार कानून के बारे में। किसके बारे में उल्लेख है? भूमि सुधार कानून के बारे में। 9वीं अनुसूची की खास बात है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी विषय को लेकर के न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता। खास बात क्या है कि कोई भी ऐसा विषय बना करके आपने अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो उसके बाद में उसके ऊपर न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती उस विषय को लेकर। तो सरकार को अगर कोई ऐसा विषय बनाना होता है जिस विषय पर सरकार को ऐसा लगता है कि लोग हैं वो न्यायालय में जा सकते हैं, नागरिक है वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, उस विषय को बना करके 9वीं अनुसूची में डाले देते हैं। तो याद रखें, आपसे पूछ लिया जाए कि किस अनुसूची में शामिल किए गए विषयों को लेकर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते? 9वीं अनुसूची। इसके बाद में है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के बारे में अपन बात करें तो 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985-86। 1985-86, 85 भी मिलता है और 86 मिलता है, आपको दोनों याद रखने हैं। इसका जो संबंध आता है वो है दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून
तो आपसे पूछ लिया जाए कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित अनुसूची है वो कौन सी है, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित अनुसूची है 10वीं अनुसूची। इसके बाद में है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और 11वीं अनुसूची का संबंध है ग्रामीण पंचायती राज या स्थानीय पंचायती राज से, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। फिर आती है अपनी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और इसका संबंध है नगरीय स्वशासन से। किससे? नगरीय स्वशासन। तो इस प्रकार अपने 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन कर लिया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कौन सी अनुसूची बाद में कब जोड़ी गई है, तो जोड़ी गई अनुसूचियों में पहली है 9वीं अनुसूची, जिसे जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। दूसरी जोड़ी गई है 10वीं अनुसूची, जिसको जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985-86 के तहत। तीसरी 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में शामिल है। और 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में शामिल की गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद में अगली बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।